इन दिस लेक्चर तो अभी तक हम लोग ये देखते आए थे कि अभी तक हम सॉल्व करते आए थे ax इक्वल टू b जब कोई सॉल्यूशन होगा ही होगा, वही केस हमने सॉल्व किया था और हमने बोला था बाकी केस हम बाद में देखेंगे। तो वो घड़ी अब आ गई है। जो भी बाकी केसेस है वो आज ही अभी देखेंगे हम। और अभी तक हमने ax इक्वल टू 0 सॉल्व किया था। बेसिकली किसी भी A मैट्रिक्स के लिए नल स्पेस कैसे निकालेंगे, वो हमने सॉल्व किया था। कैसे किया था? पाइवट एलिमेंट्स निकाल लिए थे, तो पाइवट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पाइवट कॉलम्स आ गए, तो बाकी जो फ्री कॉलम्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री वेरिएबल्स होंगे, उनको हम 1 या 0 के कॉम्बिनेशन में हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए फ्री वेरिएबल, तो एक को किसी भी एक वेरिएबल को 1 रखूँगा, बाकी 2 को 0 रखूँगा, ठीक है? तो ऐसे मेरे पास 3 केसेस आ जाएँगे और हर एक केस के लिए मैं स्पेशल सॉल्यूशन निकालूँगा, तो मेरे पास 3 स्पेशल सॉल्यूशन आएँगे। बेसिकली नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जितने हैं उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही नंबर ऑफ स्पेशल सॉल्यूशन आएँगे और उन तीनों स्पेशल सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी माय एंटायर नल स्पेस। तो नल स्पेस निकालना सीखा था और किसी भी Ax इक्वल टू b जब सॉल्यूशन एक्सिस्ट करता है व्हेन b इज इन कॉलम स्पेस ऑफ A, तभी सॉल्यूशन एक्सिस्ट करेगा। तो उस केस में हमने सॉल्यूशन निकालना देखा था। लेकिन Ax इक्वल टू b जब सॉल्यूशन एक्सिस्ट करे ना करे या फिर A कोई भी मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है? क्या पता स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या पता रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो, ठीक है? और क्या पता उसके सारे ही रोज़ इंडिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, पता नहीं। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीटली x इक्वल टू b सॉल्व करना देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि सॉल्वेबिलिटी कंडीशन क्या होगी और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन हम के एनालिसिस देखेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले x इक्वल टू b सॉल्व करने के लिए ये पिछले लेक्चर का ही मैट्रिक्स उठा लिया मैंने, ठीक है? तो इस मैट्रिक्स की मदद से हमने x इक्वल टू 0 और नल स्पेस निकालना सीखा था, ठीक है? इसी को ही देख लेते हैं एक बार। तो अगर ये x इक्वल टू b इस फॉर्म में है, ठीक है? तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने पहले लेक्चर्स में सीखा था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस इसको उठा के यहाँ रख दिया। जो भी ये रोज़ ऑपरेशन यहाँ पे भी मैं करूँगा, वही रो ऑपरेशन यहाँ पे भी हो जाएँगे, ठीक है? तो इन दोनों रो ऑपरेशन के बाद मेरे को ये 2 पाइवट अ, ओके डन, ओके कूल। अब हम यहाँ पे अम, रुक नहीं सकते क्योंकि सिंस ये मेरे पास पाइवट एलिमेंट है, ठीक है? ना कि ये। तो यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है। दिस इज़ माय पाइवट एलिमेंट, ठीक है? तो अब इस पाइवट एलिमेंट की मदद से मैं इसको भी 0 करूँगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली मेरे पास 2 पाइवट एलिमेंट्स मिल गए और 2 पाइवट कॉलम्स मिल गए। ये गलती है। ये पाइवट एलिमेंट है, ठीक है? अब देखा जाए तो लास्ट में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरे को ये मिलेगी, ठीक है? अब if some combination of rows is done on LHS, then the same combination is done on LHS। यही augmentation मैट्रिक्स हमें हेल्प करता है करने के लिए, ठीक है? तो ये तो इक्वेशन मिल गए, ठीक है? दिस इज नथिंग बट दिस टाइम्स x1 x2 x3 x4 शुड गिव मी दिस, ठीक है? बस हम इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो है यही चीज, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे तो ये जो लास्ट वाला रो है उसकी मदद से मेरे को ये चीज मिलेगी, ठीक है? दिस इज नथिंग बट b3 इक्वल टू b1 प्लस b2। तो ये दिस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर सिस्टम टू हैव सॉल्यूशन। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि b3 माइनस b2 माइनस b1 करोगे तो 0 देना चाहिए, या फिर b1 प्लस b2 शुड गिव मी b3 फॉर दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि b3 इक्वल टू b1 प्लस b2। इसका मतलब क्या है? जो b3 है शुड इक्वल टू b1 प्लस b2। इसका मतलब ये है कि ये वाला रो शुड इक्वल टू दिस रो एंड दिस रो। तो सही बात है, ये रो 1 प्लस रो 2 करोगे तो रो 3 मिलना ही चाहिए। रो 1 प्लस रो 2 रो 3 मिल रहा है। वही उसने भी बोला कि भाई b1 और b2 को ऐड करोगे तो b3 मिलना ही चाहिए, ठीक है? तो कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी क्या है? ax इक्वल टू b सॉल्वेबल होगा जब इफ b इज इन कॉलम स्पेस ऑफ a, जब b लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ a में लाई करेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या फिर if some combination of rows of a gives 0, if some combination of rows of a gives 0, then same combination of entries of b must gives 0, ठीक है? तो b मान लो इस केस में यहाँ पे कर देते हैं 1 और 5 और 6, ठीक है? तो अगर
यहाँ पे R3 माइनस R2 माइनस R1 करूँगा तो 0 मिल रहा है। सिमिलरली B3 माइनस B2 माइनस B1 करूँगा तो 0 मिलेगा, ठीक है? तो इफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ rows is giving me 0, then the same combination of B's should also give me 0. अगर ये दोनों चीजें satisfy करती हैं तो मैं कहूँगा कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? या देयर विल एक्सिस्ट अ सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये 2 बेसिक कंडीशन है, या तो ये होगी ऑब्वियसली, ये है तभी ये है, ये है तभी ये है। नाउ अब एक कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देख लेते हैं। पहले हल्की सी थ्योरी देख लेते हैं, फिर करके भी देख लेंगे, ठीक है? तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे और कुछ नल स्पेस के सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं क्या है, ठीक है? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर नथिंग बट कि भाई आप ax इक्वल टू b में वो सारे x निकालो जो कि a से मल्टीप्लाई होके b दे दे, करेक्ट? तो मैं उसको बोलता हूँ xp पर्टिकुलर। मतलब a जब x से मल्टीप्लाई हो, a जब xp से मल्टीप्लाई हो, तो मेरे को हमेशा ही b दे, ठीक है? अब a कुछ ऐसे भी x से मल्टीप्लाई होगा जो कि मेरे को 0 देगा, जो कि मेरे को 0 देगा। तो मैं ऐसे एक्सेस को बोलता हूँ xn या फिर x नल स्पेस, ठीक है? अब इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर ऐड करूं तो a ऑफ xp प्लस xn विल गिव मी 0, ठीक है? तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज नथिंग बट आपको xp भी पता होना चाहिए जो a से मल्टीप्लाई होके b दे, b, 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 r, this is ठीक है? xp भी पता होना चाहिए जो a से मल्टीप्लाई होके आपको b दे, और xn भी पता होना चाहिए जो a से मल्टीप्लाई होके आपको 0 दे रहा हो। अल्टीमेटली आप उनको भी तो सॉल्यूशंस में लिखोगे, ठीक है? तो x पर्टिकुलर आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? x पर्टिकुलर नॉर्मली अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मिल जाएगा, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो कैसे करेंगे देखेंगे। और तो x पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए फ्री वेरिएबल्स को आप हमेशा 0 रखेंगे और बाकी आप नॉर्मली आप अपना सॉल्यूशन निकालिए, वो होगा आपका xp। नल स्पेस हमने x नल स्पेस हमने निकालना सीखा था। आपके पास फ्री वेरिएबल्स आपको पता है, तो एक फ्री वेरिएबल को 1 रखिए, बाकी सबको 0 रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग एक स्पेशल सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसको 0 कर दीजिए, बाकी किसी एक को 1 कर दीजिए और सबको 0 कर दीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा स्पेशल सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितने फ्री वेरिएबल्स उतने ही फ्री स्पेशल सॉल्यूशन मिलेंगे, और उन स्पेशल सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन विल गिव यू एक्स नल स्पेस, ठीक है? अब और जब फाइनली आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक्स नल स्पेस मिल जाएगा, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये फर्क पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होंगे, वो डिपेंड करता है आपके ए पे, आपका ए कैसा मैट्रिक्स है, ठीक है? तो वो वाली एनालिसिस थोड़ी देर के बाद, अभी थोड़ा एक सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन ये मैट्रिक्स देखी थी, जिसके हमने नल स्पेस पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। तो नल स्पेस निकालने की हमें जरूरत नहीं है, पिछला लेक्चर देख के आप देख सकते हैं कि हमने नल स्पेस कैसे निकाला है, ठीक है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में आए थे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे पाइवट कॉलम्स 2 कॉलम्स है, क्योंकि ये पाइवट एलिमेंट है, ये भी पाइवट एलिमेंट है। तो बाकी 2 ये जो 2 हैं ये फ्री कॉलम्स हो गए। तो क्या बोला था, फ्री कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग आप जो भी वेरिएबल्स हैं उनको 0 सेट कर दीजिए। तो x2 को सेट कर दिया 0, x4 को सेट कर दिया 0। x4 को जैसे ही सेट करेंगे इसमें से 0, और b1 b2 b3 की वैल्यू 156 है सॉल्व करने के लिए। तो इस इक्वेशन से मेरे को जो x3 की वैल्यू है वो 3/2 आ जाएगी, और x1 की वैल्यू इस इक्वेशन से -2 आ जाएगी। तो xp तो मेरा ये आ गया, और linear combination of special solutions will be my. So this is my complete solution for this ax equal to 156, where a is this. Done. अब कोई बोलेगा कि भाई यहाँ पे तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, यहाँ पे आपने कोई स्केलर क्यों नहीं लिया, वाई नो स्केलर हियर? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर xp axp इक्वल टू b सॉल्व करता है तो kxp क्या सॉल्व करेगा? kxp सॉल्व करेगा kb, है ना? axp इक्वल टू अगर b सॉल्व कर रहा है, तो अगर a टाइम्स k टाइम्स xp क्या सॉल्व करेगा? k भी सॉल्व करेगा। तो बेसिकली आप कोई भी स्केलर से अगर xp को यहाँ पे अल्फा करते हो, तो ये सॉल्यूशन विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू ax इक्वल टू अल्फा टाइम्स p,
आई जस्ट होप कि सेंस बना रहा है। अब वो सारे केसेस देख लेते हैं कि क्या-क्या केसेस हो सकते हैं ए पे, ठीक है? तो मानने के बाय डेफिनिशन हम मानेंगे कि एक ए मैट्रिक्स है m by n का, ठीक है? ऑफ रैंक r एंड वी नो दैट r विल बी लेस देन इक्वल टू m और लेस देन इक्वल टू n। जो रैंक है अ, इट जो भी रैंक होती है, दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, यही होती है रैंक, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? रैंक कभी भी रो और कॉलम से बड़ी नहीं हो सकती। रो और कॉलम में जो भी सबसे छोटा होगा, रैंक एट मैक्स उतनी ही हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। ये तो हमें पता ही है, ठीक है? उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स या नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ये हमने देखा था, ठीक है? तो केस 1 देख लेते हैं, फुल कॉलम रैंक। फुल कॉलम अगर मेरा ए जो है फुल कॉलम रैंक है, फुल कॉलम रैंक का मतलब ये है कि जो मेरा आर है वो मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो अगर मेरा आर नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल है, फुल कॉलम रैंक मतलब कॉलम के बराबर रैंक, ठीक है? तो आर में नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, मतलब देयर विल बी नो फ्री कॉलम्स एंड देयर विल बी नो फ्री वेरिएबल्स, ठीक है? तो नल स्पेस ऑफ ए में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर लाई करेगा, जो होगा जीरो वेक्टर, जो होगा जीरो वेक्टर, ठीक है? एंड सॉल्यूशन टू एक्स इक्वल टू बी, सॉल्यूशन टू एक्स इक्वल टू बी, जो मेरा एक्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ, दैट विल ऑलवेज बी यूनिक सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है? अब देखने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, ए मेरा ये है, ठीक है? तो इसकी रैंक 2 है, निकाल के देख लेना, ठीक है? 2 कॉलम और रैंक इसकी 2 है, तो ये एक फुल कॉलम रैंक का एग्जांपल है, ठीक है? तो इसको जब आप रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म ये आएगी मेरे पास, ठीक है? इसमें आप देखेंगे तो पाइवट 2 है, तो आई 2 क्रॉस 2 भी मिल जाएगा आपको रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म में, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी विल एग्जिस्ट इफ बी इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए। ऑब्वियसली बात यही है कि भाई अगर ये ए है, तो अगर ए एक्स इक्वल टू बी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब बी इसके कॉलम स्पेस पे लाई करेगा, करेक्ट? सिमिलरली फुल रो रैंक का मतलब क्या है कि आपकी रैंक रो के बराबर हो, मतलब आर इक्वल टू एम हो जाए, ठीक है? सच दैट एम इज लेस देन एन। ऑब्वियसली रैंक हमेशा कॉलम्स और रोज से तो छोटी रहेगी, और उसमें भी रोज और कॉलम्स में जो सबसे कम है उससे जो सबसे कम है ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी, है ना? रैंक इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, ये पता है हमें, ठीक है? ये पता है, ठीक है? तो एम पाइवट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने ही पाइवट्स हैं, दैट इज एवरी रो हैज अ पाइवट। इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉन जीरो रोज नो जीरो रोज है, ठीक है? कोई भी रोज जीरो नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक है? दैट इज ए एक्स विल इक्वल टू बी, वी कैन सॉल्व एक्स इक्वल टू बी फॉर एवरी बी, ठीक है? वी कैन सॉल्व एक्स इक्वल टू बी फॉर एवरी बी, which implies कि there exists always there is a solution, ठीक है? तो अगर m pivots हैं तो नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट्स, फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे? m pivots हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे? n माइनस आर, मतलब r की वैल्यू m है, तो n माइनस m फ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है? एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल ए को मैंने ये ले लिया, ठीक है? ए मैंने ये ले लिया, इसमें 2 रोज है एंड मेरी रैंक भी 2 ही आएगी। तो व्हेन माय रैंक इज इक्वल टू माय नंबर ऑफ रोज, तो मैं बोलूंगा फुल रो रैंक मैट्रिक्स, ठीक है? अब इसमें मैं कुछ ऑपरेशन कर देता हूँ, तो इसमें आप ऑपरेशन लगा के देख लेना। R2 गोes टू R2 माइनस R1 एंड दिस वाला, ये तीनों ऑपरेशन जब लगाएंगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, व्हिच इज नथिंग बट reduced row echelon form। reduced row echelon form में देखोगे तो आप दिस इज I22, ठीक है? एंड दिस इज फ्री कॉलम्स, ठीक है? दिस इज फ्री कॉलम्स। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा अच्छा सेग्रीगेटेड सेग्रीगेटेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फ्री कॉलम वाली मैट्रिक्स मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है। हमने जो सिर्फ पिछले वाले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, वहां पे देखा था कि ये वाला रो इधर आ गया था, ये वाला रो इधर आ गया था, बेसिकली आई और एफ वाली कॉलम्स एक दूसरे में ऐसे मर्ज हो गए थे। यहाँ पे भी वो केस हो सकता है, ठीक है? मैंने लिखा हुआ है आई एंड एफ कैन बी मर्ज, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन आपके पास मैट्रिक्स कैसा है, ठीक है?
अब एक बात आती है कि भाई आपका रो और कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, व्हिच इज़ नथिंग बट स्क्वायर और इक्वल टू रैंक है। तो बेसिकली फुल रैंक मैट्रिक्स मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रैंक उसके नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। ठीक है? उस केस में जब आप रिड्यूस्ड रो इकोलॉन फॉर्म निकालेंगे, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी और जो उसका नल स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स होगा, वो 0 वेक्टर ही होगा। ठीक है? एंड फॉर Ax equal to B, there will be no condition on B for solution. 0 वेक्टर तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है? डन। 0 वेक्टर ही सॉल्यूशन होगा। डन। एंड यस, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होगी। ठीक है? तो ये मैंने सारे केसेस को एक साथ लिखने की कोशिश करी है। ठीक है? तो एक ये तो फुल रैंक वाला केस हो सकता है। ठीक है? और ये हम बात कर रहे हैं व्हेन A is M क्रॉस N। ठीक है? ये हम बात कर रहे हैं व्हेन A is M क्रॉस N। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जब रैंक n के बराबर होगा मतलब ये फुल कॉलम रैंक की बात कर रहे हैं फुल और ये r इक्वल टू m जब होगा तब ये फुल रो रैंक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? और ये एक ऐसा ये जनरल एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका रैंक m से भी छोटा है और n से भी छोटा है। ठीक है? तो फुल रैंक मैट्रिक्स के केस में जो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स A होगा दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली एंड इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज m क्रॉस m या फिर n क्रॉस n होगा। n और m सेम ही है। ठीक है? एंड either there'll be one solution or no solution। ठीक है? for Ax equal to b एंड इस केस में आपका जो रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा। हमने ऊपर एग्जांपल में देख लिया था। ठीक है? एंड सिमिलरली 0 और 1 सॉल्यूशन फॉर Ax equal to b। इस केस में या तो मेरा रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फ्री वाला जो मैट्रिक्स है वो अलग-अलग हो सकते हैं या तो फिर मर्ज हो सकते हैं। ठीक है? एंड एफ मर्ज वन और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन मिल सकते हैं एज वी हैव नल स्पेस टू डील विद। इस केस में नल स्पेस हो सकता है। ठीक है? एंड सिमिलरली हियर आपका आई और एफ मर्ज हो सकते हैं एंड जीरो और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। सो बेसिकली rank of a matrix will tell you a lot about आपका solution क्या होगा। It will tell you about आपका XP का नेचर कैसा होगा और आपका X of null space का नेचर कैसा होगा। बस थोड़ा आराम से देखिए, कुछ एग्जांपल ले लीजिए। मैं कुछ बुक्स के एग्जांपल और क्वेश्चंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बुक की लिंक भी डली होगी। आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए सो दैट कि थोड़ा दिमाग खुले कि मैट्रिक्स को देखना कैसे है। और ये सारी चीजें बस एमसीक्यूज में काम आएंगी और इंटरव्यूज में अगर किसी ने पूछा पीपल समटाइम्स माइट ड्रिल यू इन मैट्रिक्स रैंक्स एंड एवरीथिंग। तो बस एनालिसिस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो लीनियर अलजेब्रा वाला राउंड होगा अगर कोई लेता है तो मोस्टली रिसर्च बेस्ड रोल्स में ऐसे राउंड्स होंगे। तो वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दैट्स इट।